सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश धवान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला। आज मैं आपको बताऊंगा पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध। मानव और पर्यावरण के बीच के जो संबंध रहे उसके बारे में मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का जो पोर्शन है उसका हमारी यूजी और पीजी और कंपटीशन के एग्ज़ाम में अभी हाल ही के दिनों में जो प्रवृत्ति दिखाई दी है उसमें क्या इनका अधिक हिस्सेदारी बढ़ने लगी है। अब से पहले सभी एग्ज़ामों में मानव भूगोल की बजाय प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल के जो टॉपिक्स थे उसी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ पेपरों में ये देखा गया है कि मानव भूगोल के जो टॉपिक्स हैं जो हमारे लाइफ में अप्लाइड रूप से देखे जाते हैं उसमें उसके जो टॉपिक्स को अधिक बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि प्राकृतिक भूगोल एक स्थिर भूगोल है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन मानव भूगोल, मानव के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसमें बहुत परिवर्तन होने लगे हैं और इसके बाद में मानव भूगोल का जो कल्याणकारी अप्रोच बनी है उसकी वजह से और अधिक महत्व बढ़ने लगा। तो आज मैं आपको मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध पाया जाता है उनकी अलग अलग संकल्पनाएं, अलग अलग स्कूल, अलग अलग थॉट, अलग अलग विचारधाराएं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो प्रारंभिक काल से लेकर आज तक मानव और पर्यावरण के बीच के जो अंतर संबंध रहे उसमें 3 संकल्पनाएं, 3 विचार, 3 स्कूल, 3 थॉट सामने आए हैं, जिसका तीनों के नाम है नियतिवादी, संभववादी और नवनियतिवादी। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे हम नियतिवादी की। नियतिवादी को निश्चयवादी भी कहते हैं, डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। और नियतिवादी का जो विचारक है, नियतिवादी के जो विचारक रहे हैं वो प्राचीन भूगोलवेत्ता लगभग सभी नियतिवादी स्कूल या विचारधारा के समर्थक थे, जैसे हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। ये जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण भूगोलविद थे वो इसकी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे नियतिवाद के बारे में। नियतिवाद में क्या है, प्रकृति का मानव पर आधिपत्य था। प्रकृति संपूर्ण रूप से मानव को अपने अनुसार या लगभग प्रकृति का सभी कारकों का जो थे उस पर अधिक प्रभाव देखा गया। प्रकृति के कारक कौन कौन से, जैसे मान लीजिए स्थिति है, स्थिति के बाद में स्थलाकृतियाँ हैं, स्थलाकृति के बाद में वनस्पति, वनस्पति के बाद में मिट्टी, जीव जंतु, सभी का आधिपत्य था। वो मानव की सुविधा के अकॉर्डिंग नहीं होकर मानव को प्रकृति के अनुसार अनुकूलित होना था। नियतिवादी में प्रकृति के प्रत्येक कारक को मानव ने अपने अनुसार प्रयोग नहीं कर प्रकृति को जो संसाधन पाए गए थे उनका प्रयोग मानव सामंजस्य बिठा के कर रहा था। जैसे मान लीजिए किसी विषुवत-रेखीय प्रदेश में अगर किसी मानव जाति का निवास है वहाँ पर, तो उनको उच्च तापमान और उच्च वर्षा का सामना करना पड़ रहा था और वो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते थे, जबकि नई संकल्पना, नया कुछ इस तरह का तकनीकी विकास नहीं हो पाया था जिससे कि वो उसको अपनी सुविधा के अनुसार ढाल सके। कुल मिलाकर नियतिवादी संकल्पना में, नियतिवादी जो थॉट थी, विचारधारा थी, उसमें मानव को प्रकृति के अनुकूलित अपने आप को करना पड़ा। ठीक है, जैसे धीरे धीरे मानव ने अपनी क्षमताओं का, अपनी विवेकशील शक्ति का प्रयोग बढ़ाया और उसके बाद में उन्होंने प्रकृति को अपने अनुसार डालने की कोशिश करी। तो उसके बाद में नया कंसेप्ट आता है संभववाद। संभववाद का सर्वप्रथम जो शब्द है उसका प्रयोग फेब्रे महोदय ने किया। संभववाद की संकल्पना कहाँ से आती है कि 1859 में एक
क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, डार्विन की संकल्पना हमारे सामने आई। डार्विन की संकल्पना ने सभी विषयों पर गहरा प्रभाव डाला। डार्विन की संकल्पना क्या थी? 1859 में उन्होंने सिलेक्शन ऑफ नेचर, प्राकृतिक चयन, सर्वाइवल द फिटेस्ट, इस टाइप के जो सिद्धांत थे उसके विकास में जोर दिया। और उन्होंने ये कहा कि प्रकृति में जो सबसे ज्यादा क्षमतावान व्यक्ति है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, वो व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा, वो रह पाएगा, वो जी पाएगा। और आज भी हमको ऐसा ही प्रतीत होता है कि कोरोना काल में भी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्षमतावान है तो वो अपने आप को आज भी, प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है तो आज भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये 1859 में डार्विन के सिद्धांत के बाद में सभी विषयों में मानवीय तथ्यों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। उसी प्रकार से मानव भूगोल में या प्राकृतिक भूगोल या भूगोल में मानव भूगोल की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। उसके बाद में ये संभववाद संकल्पना मानव भूगोल में आई। संभववाद संकल्पना में क्या होता है कि संभववाद संकल्पना में प्रकृति का प्रयोग मानव अपने अनुसार करने लगा। संभववाद का मतलब प्रकृति में हर जगह संभावनाएं मौजूद है। अगर मानव में क्षमता है, मानव के पास में तकनीक है, मानव के पास में विवेक है, तो वो अपने आप के अकॉर्डिंग, अपने अनुसार प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। ये हमारी संभववाद की संकल्पना पर जोर दिया। हालांकि कुछ लोग संभववाद को उस टाइम के अनुसार पॉसिबल नहीं मांग रहे थे, लेकिन संभववाद या पॉसिबिलिज्म जो संकल्पना है वो सही साबित हुई। और 19वीं सदी के बाद में संभववाद पर अधिक जोर देने लगे। रेडजेल, ब्लास, ब्रूंस जो आदि विद्वान थे, उन्होंने संभववाद का समर्थन किया और संभववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे संभववाद प्रकृति का दोहन मानव ने किया, तो कहीं न कहीं प्रकृति के जो नेचुरल स्वरूप है, प्राकृतिक स्वरूप है, प्रवृत्ति है, उसमें कुछ न कुछ चेंज आए, क्योंकि मानव ने अवांछित परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। मानव ने प्रकृति के तत्वों में अवांछित परिवर्तन शुरू कर दिया था, जिस वजह से मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध थे वो बिगड़ने लगे और एक संतुलन की स्थिति नहीं रही। इस वजह से एक नई संकल्पना उभर के सामने आई। नई संकल्पना क्या थी? नई संकल्पना थी कि नवनियतिवाद, स्टॉप एंड गो। मानव का काम क्या रहेगा, इसमें बैलेंस वाली बात करिए। इसमें नियतिवादी और संभववाद दोनों का एक निचोड़ सामने आया। और निचोड़ क्या था कि मानव ना तो प्रकृति के साथ में छेड़खानी करेगा, ना मानव प्रकृति का दास रहेगा, ना प्रकृति का स्वामी रहेगा। प्रकृति और मानव दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने वाली जो संकल्पना थी, उसको नवनियतिवाद, नवसंभववाद आदि के नाम से जाने लगा। इसका प्रमुख जो एग्जाम्पल है वो है स्टॉप एंड गो। जो ग्रिफिथ टेलर है, ऑस्ट्रेलियन भूगोलविद है ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। अर्थात मानव का जो रोल है वो ट्रैफिक पुलिस की तरह हो गया। जैसे ट्रैफिक आता है तो अगर कोई प्रॉब्लम है, रेड लाइट पे रुकेगा, उसके बाद में आगे देखेगा और जाएगा। अर्थात प्रकृति की जो संसाधन है उसका उचित प्रयोग करो और जाओ। प्रकृति का शोषण नहीं करना है अपने को। ये नई संकल्पना धीरे धीरे इसमें आई। इसके बाद ये संकल्पना में भी एक बात की कमी रही। इस संकल्पना, इस विचारधारा में भी एक ऐसा एहसास हुआ कि आज भी इस संकल्पना के बाद भी मानव कहीं न कहीं प्रकृति के साथ या प्रकृति का दोहन कर रहा है। इसमें क्या होता है कि नवीन विचारधारा या पर्यावरणीय सम्मेलनों के द्वारा एक नई विचारधारा का उत्पन्न हुआ। वो थी वर्तमान में जो चल रही है सतत विकास। सतत विकास शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे। सतत विकास का तात्पर्य है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति तो हम करते रहे, लेकिन भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी हम ध्यान रखें। अगर हम भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखेंगे तो आने वाले टाइम पर भी हम सभी जो
संसाधन है उनका उचित प्रयोग कर पाएंगे और वैकल्पिक संसाधनों की व्यवस्था भी हम करने को सोचेंगे। हम उसी प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करें जिस प्रकार से उनका उचित दोहन किया जा सके, ना कि ऐसा किया जाए कि आने वाली पीढ़ी को वो साधन बिल्कुल ही नहीं मिले। ठीक है, तो मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध मैं बताना चाह रहा हूँ वो एक संबंध का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि आज भी प्रकृति के साथ में जो संबंध है वो ऐसा है। आप देख पा रहे होंगे हमारे कॉलेज के ग्राउंड में प्रकृति और मानव के साथ में संबंध का आज भी कितना अच्छा स्वरूप दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ जो प्रकृति के साथ काम करने वाले हैं कालू जी और मंगल जी, वो प्रकृति के साथ में अपने आप को सामंजस्य बिठा पा रहे हैं और उसमें प्रकृति को किसी प्रकार की छिड़कानी नहीं करते हुए, किसी प्रकार की भारी तकनीक का प्रयोग नहीं करते हुए, इसमें हमने जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की संकल्पना शुरू करी है, जिससे क्या है कि हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए और मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाए। प्रकृति के साथ कोई छिड़कानी नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी भी अपने आप को संसाधनों से परिपूर्ण मानेगी। अगली क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेंगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।